हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड 360 में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। बहुत ही पॉजिटिवली आप अपना रिवीजन कंटिन्यू कर रहे होंगे। बढ़ते हैं दोस्तों आज की आपकी इम्पोर्टेंट सेशन की ओर। आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, ऑल वेदर रोड जिसे हम चार धाम प्रोजेक्ट के नाम से भी जानते हैं, इसकी घोषणा की गई। इसको रोड कीजिएगा दोस्तों। ऑल वेदर रोड चार धाम प्रोजेक्ट की घोषणा की गई 2014 में, 2016 में, 2018 में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, चार धाम प्रोजेक्ट में जो ऑल वेदर रोड इसकी घोषणा की गई आपकी 2016 में। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में सिडकुल स्थापित हुआ 2000 में, 2001 में, 2002 में या फिर 2003 में। तो देखिए दोस्तों, राज्य में सिडकुल स्थापित हुआ आपका 2002 में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अलविदा कुमाऊं किसकी रचना है? गणेश शैली की, M.L. वर्मा की, भक्त दर्शन की या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, अलविदा कुमाऊं है आपकी M.L. वर्मा की पुस्तक। और इस रचना में क्या बताया गया है? गोरखों की जब उत्तराखंड से वापसी हो रही थी। ठीक है, गोरखों की वापसी, इस पर केंद्रित है यह पुस्तक अलविदा कुमाऊं। पिछले एग्जाम में पूछी गई है, तो ध्यान रखेंगे। अलविदा कुमाऊं किसकी रचना है? M.L. वर्मा की। ठीक है दोस्तों, M.L. वर्मा की। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 307, NH 309A, NH 109, NH 707A। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, राज्य में सबसे छोटा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है वह दोस्तों 307। ठीक है दोस्तों, 307 है जो ये पुराना, एक सेकेंड, 307 है जो दोस्तों, यही हमारा पुराना 72A है। ठीक है, आपको पता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अपडेट कर दिए गए हैं और नाम चेंज हो गए हैं इनके। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो हमारा पुराना राजमार्ग था 72A, उसका नया नाम क्या है? 307। और यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है और इसकी जो लंबाई है दोस्तों वह है आपकी 7.45 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, 7.45 किलोमीटर है NH 307 की लंबाई, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई 2000 में, 2002 में, 2004 में या फिर 2006 में। तो देखिए दोस्तों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई आपकी 2002 में। ठीक है दोस्तों, आपके लिए क्वेश्चन है कि जो SCERT है हमारा, SCERT इसी को कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, यह कहाँ स्थापित किया गया है? ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया है? 2002 में तो स्थापना हुई है, पर यह कहाँ लोकेटेड है? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, देवभूमि मुस्कान योजना संबंधित है गर्भवती महिलाओं से, बुजुर्गों से, वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा हेतु, नवजात शिशुओं से। तो देखिए दोस्तों, देवभूमि मुस्कान योजना है जो, यह वंचित वर्ग के छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा देने के लिए है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। और यह आपका 2009 में लॉन्च हुई थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह पूछा गया प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना, जिसे हम आपातकालीन योजना भी कहते हैं। ठीक है, आपातकालीन सेवा, आपातकालीन, मैं नीचे लिख देती हूँ, आपातकालीन सेवा, यह राज्य में कब शुरू हुई? 15 अप्रैल 2008, 15 मार्च 2008, 15 मई 2008 या फिर 15 जून 2008। तो देखिए दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना है जो, यह शुरू हुई आपकी 15 मई 2008 को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, साकरिया देवता जो कि पशुओं के रक्षक देवता हैं, यह है किस जनजाति के देवता हैं साकरिया देवता? ठीक है,
पहले तो ध्यान रखेंगे जो साकरिया देवता हैं ये पशु रक्षक माने जाते हैं, ठीक है। अब बताएंगे कि यह किस जनजाति के देवता हैं, थारू के, बोक्सा के, राजी के या फिर जौनसारी के। तो देखिए दोस्तों, जो साकरिया देवता हैं हमारे, यह है हमारे बोक्सा जनजाति के पशुओं के रक्षक देवता, ठीक है दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, मलेरिया प्रूफ मानव कहा जाता है, बोक्सा को, थारू को, राजी को या फिर भोटिया को। तो देखिए दोस्तों, मलेरिया प्रूफ मानव कहा जाता है थारू जनजाति को, ठीक है दोस्तों। थारू को मलेरिया प्रूफ मानव कहा गया है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय, ये राज्य मुख्यालय है दोस्तों, राज्य मुख्यालय को टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया 1922 में, 1925 में, 1927 में या फिर निम्न में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, नरेंद्र शाह ने राज्य मुख्यालय टिहरी से नरेंद्र नगर स्थानांतरित किया आपका 1925 में, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, किस कुमाऊं कमिश्नर के समय अल्मोड़ा में कुमाऊं का प्रथम थाना स्थापित किया गया? ट्रेल के समय, गोबान के समय, रामजी के समय या फिर दुशिंगटन के समय। तो देखिए दोस्तों, अल्मोड़ा में कुमाऊं का प्रथम थाना स्थापित किया गया था आपका 1837 में, 1837 में। और किसके समय किया गया? गोबान के समय, ठीक है। जॉर्ज गोबान के समय ही 1837 में अल्मोड़ा में कुमाऊं का प्रथम थाना खोला गया, ठीक है। और देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगर हम अल्मोड़ा में पहली जेल की, तो वह आपकी ट्रेल के समय खोली गई थी, ठीक है दोस्तों। 1816 में अल्मोड़ा जेल जो खोली गई वो खोली गई 1816 में। तो ध्यान रखेंगे ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। बढ़ते हैं आगे। सॉरी। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे RS टोलिया, विजेंद्र जैन, AK देसाई या फिर अनिल रतूड़ी। राज्य में प्रथम मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों विजेंद्र जैन, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, प्रत्येक वर्ष श्रावण संक्रांति पर बेरीतोग उत्सव मनाया जाता है, व्यास घाटी में, गमशाली में, पुरौला में या फिर नेलांग घाटी में। तो देखिए दोस्तों, बेरीतोग उत्सव मनाया जाता है आपका गमशाली में, ठीक है। गमशाली आपका चमोली जनपद में, चमोली जनपद में है आपका दोस्तों गमशाली। और गमशाली में ही आपका बेरीतोग उत्सव मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? श्रावण संक्रांति के समय, ठीक है। और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, बेरीतोग उत्सव में क्या होता है, धनुष से प्रतीकात्मक होता है एक बैरी, उसको मारा जाता है, ठीक है। एक तरह से धनुष का इसमें भी इस्तेमाल होता है। और पर इसमें खेला नहीं जाता है, इसमें एक बनाया जाता है पुतला टाइप, और उसको क्या करते हैं, मारते हैं धनुष से, ठीक है। धनुष से प्रतीकात्मक बैरी को मारा जाता है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, खुदेड़ फूलदेई गीत हैं ऋतु गीत, प्रणय गीत, पौराणिक गीत या फिर नृत्य गीत। तो देखिए दोस्तों, खुदेड़ और फूलदेई जो गीत हैं दोस्तों आपके, ये हैं आपके ऋतु गीत, ठीक है। ऋतु गीत हैं, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, ध्यान रखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जनसंख्या प्रतिशत है आपका 14%, 16%, 17.70% या फिर 18.8%। तो देखिए दोस्तों, हमारे राज्य की जनसंख्या में अनुसूचित जाति का जो प्रतिशत है, जनसंख्या प्रतिशत है, वह है आपका 18.8%, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन बनाया गया है चकराता में, मसूरी में, ऋषिकेश में या फिर रामनगर में। तो देखिए दोस्तों, हमारे देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन है आपका चक्र, ठीक है। चक्राता के देववन नामक जगह पे आपका पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन बना है। अब देखिए दोस्तों, क्रिप्टोगेमिक गार्डन क्या होता है? क्रिप्टोगेमिक गार्डन मीन्स आपको पता है बगीचा,
और उस बगीचे में कैसे वनस्पति होंगे हमारे, बिना बीज वाली, ठीक है, बिना बीज वाली, बिना बीज वाली आपकी वनस्पतियां होंगी आपके वहां पे। इसी को हम कहते हैं क्रिप्टोगेमिक, बिना बीज वाली वनस्पतियां, ये कहलाती है आपकी क्रिप्टोगेमिक। और ये देश का पहला क्रिप्टोगेमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? देववन चक्राता में। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है। ये भी 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 963, 936, 943 या फिर 942। तो देखिए दोस्तों, अनुसूचित जनजाति का 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात है वह है आपका 963। ठीक है दोस्तों। और लिंगानुपात क्या होता है, एक बार लिंगानुपात को देख लेते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, ठीक है, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या, ये कहलाती है आपकी लिंगानुपात। ठीक है दोस्तों, ये क्या कहलाता है आपका? लिंगानुपात। अब आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना है। ठीक है दोस्तों, उत्तराखंड का लिंगानुपात बताएंगे। और हमने अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात देखा कितना है दोस्तों? 963 स्त्रियां प्रति 1000 पुरुष। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पर्यटकों हेतु देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल विकसित किया गया है। रामनगर में, खटीमा में, अल्मोड़ा में या फिर देहरादून में। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, पर्यटकों हेतु देश का पहला क्रोकोडाइल ट्रेल विकसित किया गया है खटीमा में। ठीक है दोस्तों, खटीमा में और सुरई जोन में, खटीमा के सुरई इको जोन में, सुरई इको जोन में। और ये किस जनपद में आता है? उधम सिंह नगर में। ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण 33% से बढ़ाकर 50% कब किया गया? ऑप्शन है आपके 2002 में, 2004 में, 2006 में या फिर 2008 में। तो देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण किया गया 50% 2008 में। ठीक है, और उस समय हमारे जो मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर, वो थे हमारे भुवनचंद खंडूरी। ठीक है, भुवनचंद खंडूरी। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, महिलाओं को पंचायतों में कितना प्रतिशत आरक्षण है? 50%। ठीक है दोस्तों, 50%। यह प्रश्न भी बना था हाल ही में, फॉरेस्ट गार्ड नहीं, पटवारी, सेकंड वाला जो पेपर होता है पटवारी का, उसमें बना था यही प्रश्न कि महिलाओं को ग्राम पंचायतों में कितना प्रतिशत आरक्षण है। तो दोस्तों 50% आरक्षण है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, राज्य में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है मंडल के आयुक्त द्वारा, जिले के जिलाधीश द्वारा, जिला पंचायत द्वारा या फिर राज्य सरकार द्वारा। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में कोई भी ग्राम पंचायत का गठन करना है, किसी भी नई ग्राम पंचायत का गठन करना है, तो वह किसके द्वारा होगा दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को बिल्कुल गांठ बांध लीजिए आप कि ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी राज्य में? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। तो ये थे दोस्तों आपके उत्तराखंड के प्रश्न, आज के प्रश्न। और आप थोड़ा हिंदी के प्रश्न देख लेते हैं। आज का आपका हिंदी का पहला प्रश्न है दोस्तों, सुमित्रा नंदन पंत ने जयशंकर प्रसाद की किस रचना को हिंदी का ताजमहल कहा है? ऑप्शन है आपके तितली, कामायनी, उर्वशी या फिर एक घूंट प्रायश्चित। तो इसका आंसर है दोस्तों आपका, हिंदी का ताजमहल कहा है सुमित्रा नंदन पंत ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को। ठीक है दोस्तों, कामायनी को क्या कहा है? हिंदी का ताजमहल। और किसने कहा है? सुमित्रा नंदन पंत ने। ध्यान रखेंगे दोस्तों, तितली, कामायनी, उर्वशी
और एक घूंट प्रायश्चित, ये सभी जो रचनाएं हैं यह हैं आपकी जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है? तिलक ने, जायसी ने, श्याम सुंदर दास ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है श्याम सुंदर दास ने। ठीक है दोस्तों, और कबीरदास की भाषा को ही सदुक्कड़ी भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, सदुक्कड़ी भाषा। इन्होंने अपनी रचनाओं में कोई एकदम सिस्टमैटिकली लैंग्वेज यूज़ नहीं की थी, एकदम आम बोलचाल की भाषा यूज़ की थी। तो इस प्रकार उनकी भाषा को इस प्रकार की संज्ञाएं दी गई हैं कई विद्वानों द्वारा। तो ध्यान रखेंगे, पंचमेल खिचड़ी बोला है श्याम सुंदर दास ने कबीरदास जी की भाषा को। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, रसखान के गुरु थे विठलनाथ, नरोत्तम दास, रामानुज या फिर कबीर? तो देखिए दोस्तों, रसखान के गुरु थे आपके विठलनाथ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे वाक्य में अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार, यमक अलंकार, अन्योक्ति अलंकार या फिर विभावना अलंकार? तो देखिए दोस्तों, जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, इसमें अलंकार है आपका यमक अलंकार। ठीक है दोस्तों, अब इसका थोड़ा सा अर्थ देख लेते हैं। वाक्य में कहा गया है जेते तुम तारे, तारे मतलब उद्धार कर देना। ठीक है, तेते नभ में ना तारे, नभ मतलब आकाश, मतलब जितने लोगों का आपने उद्धार किया है उतने नभ में तारे, स्टार्स नहीं हैं। ठीक है, तारे जो रात को जगमगाते हैं आकाश में, ये कहा जा रहा है। और यहाँ पे एक शब्द, हाँ, एक शब्द का 2 बार इस्तेमाल हुआ है और दोनों बार क्या है, इसका अर्थ अलग अलग है। तो आपको पता है कि यमक अलंकार में एक शब्द अगर मतलब एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, वो अगर दोबारा भी यूज़ हो तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, जेते तुम तारे, ये इस तारे शब्द का अर्थ है उद्धार करना, और तेते नभ में ना तारे, इस तारे का अर्थ क्या है दोस्तों, आकाश में जो तारे होते हैं। तो ये था आपका यमक अलंकार। अगला प्रश्न दोस्तों आपका, मोती शब्द है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? अपनी माइंड में आंसर जरूर दीजिएगा दोस्तों कि मोती शब्द है जो, यह स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो देखिए दोस्तों, मोती शब्द है जो, यह आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, मोती शब्द, अगर हम मोती के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर मोती से कुछ शब्द, मोती शब्द से कुछ हम वाक्य बनाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, जैसे मोती गिर गया, हमारे हाथ से मोती छूटा, मोती गिर गया ना, मोती गिर गया। अगर ये स्त्रीलिंग होता तो हम इसे क्या प्रोनाउंस करते, मोती गिर गई, है ना। जैसे चाय, चाय है, चाय को हम क्या कहेंगे, चाय गिर गई। तो स्त्रीलिंग का बोध हो रहा है, मोती गिर गया। मोती चमकीला है, अगर चाय है तो हम चाय के लिए प्रयुक्त करते हैं चाय अच्छी है, चाय अच्छा है नहीं बोलते हैं, है ना, चाय अच्छी है। मोती चमकीला है, मोती चमकीली है नहीं बोलते हैं, मोती चमकीला है। तो इस प्रकार दोस्तों मोती शब्द है आपका पुल्लिंग, ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपका आज का सेशन। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छे से अपना रिवीजन कीजिएगा पॉजिटिवली। और कुछ ही समय बचा है आपके पेपर को, तो पॉजिटिवली अपना सिर्फ रिवीजन कीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़िएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है ये, बढ़ते हैं, सॉरी, धन्यवाद।